हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का। लगातार जारी है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और आप देख पा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो 18वीं शताब्दी जो नए राज्य की स्थापना हुई थी उस क्रम में हम बात करेंगे। आज पांचवा भाग है और इस पांचवें भाग में हम जो बंगाल की बातें कर रहे थे वो आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बंगाल राज्य की बातें आज फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम देख चुके हैं इनकी बातें। बंगाल के नवाबों में हम क्या देख रहे थे भाई? बंगाल के नवाब। देखिए, बंगाल राज्य की बातें बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं 2-3 क्लास लगातार जारी है और ये कारण इसलिए है कि आपको देखने को मिलेगा। बंगाल राज्य को इतना डीप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से ही ये जो बंगाल के स्थान है, यहीं से जो ब्रिटिश है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत मजबूत करता है। जहाँ पर प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध आपको देखने को मिलेगा और यहीं से जो है राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत मजबूत करता है और आगे यहीं से बोल सकते हैं ये जो स्थान है ये इनका गढ़ हो जाता है। फिर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप 1857 की क्रांति के बाद अब जितने भी क्रांतिकारी पैदा होते हैं, जितने क्रांतिकारी आते हैं वो खासकर बंगाल से ही आते हैं क्योंकि बंगाल में बहुत सारी चीजें घटनाएं देखने को मिलती हैं। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे? बंगाल के नवाब की बातें कर रहे थे। तो जैसे कि अब इसके पहले हमने बात की थी सिराजुद्दौला की। ठीक है, किसकी बातें की थी भाई? सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला के बाद बात हमने की थे मीर जाफर की। और मीर जाफर के बाद हम बात करेंगे मीर कासिम की। और मीर कासिम के बाद पुनः आएंगे कौन? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद उनका पुत्र, उनका नाबालिग पुत्र नजमुद्दौला। नजमुद्दौला। ठीक है, तो ये क्रम है। आप देखिए पिछले क्लास में हम देखे थे और पिछली क्लास में जैसे कि मैंने कहा था कि सिराजुद्दौला के बारे में हमने बात की थी। जो अंग्रेजों के साथ इनका भिड़ंत होता है, अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना होती है अंग्रेजों के साथ, जहां पर 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाता है, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 अंग्रेज ही बाहर निकलते हैं। फिर अंग्रेजों के साथ एक और घटना हुई, प्लासी का युद्ध। ठीक है, क्या है? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध में आपको देखने को मिलेगा कि सिराजुद्दौला के जितने भी साथी थे, मीर जाफर थे। ठीक है, मीर जाफर इनके सेनापति थे। राय दुर्लभ थे, आपके जगत सेठ थे। जगत सेठ आदि लोगों ने क्या किया था? अंग्रेज का साथ दिया था। और किस प्रकार से? प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर का पुत्र मीरन क्या करते हैं भाई साहब? मीरन प्लासी के युद्ध में मीर जाफर का पुत्र मीरन सिराजुद्दौला की हत्या करते हैं। और अंग्रेजों के इस संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने क्या कहा था कि सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। ये हमने बात की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने यही कहा था। तो मीर जाफर को क्या बनाया जाता है भाई साहब? यहाँ पर नेक्स्ट नवाब जो है क्या बनाया जाता है? अगला नवाब यही चुने जाते हैं, अगला नवाब। और जब अगला नवाब की बात आती है तो मीर जाफर का नाम आता है क्योंकि ये संधि के मुताबिक, शर्त के मुताबिक अगर आप हमारा साथ देंगे तो सिराजुद्दौला के बाद
क्या है, आप ही अगले नवाब होंगे। ये अंग्रेज द्वारा ये शर्त रखी गई। और बाद में पता चलता है कि मीर जाफर के आने के बाद बंगाल जो है पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है, किसके, अंग्रेजों की। जैसे जैसे अंग्रेज कहते जाते थे वैसे वैसे मीर जाफर करते जाते थे। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गए थे, दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। ठीक है। और बाद में ये पता चलता है कि मीर जाफर ही कुछ बाद में हलाकान हो जाते हैं, क्योंकि इनके तरफ से अंग्रेजों की तरफ प्रेशर रहता है, अंग्रेजों तरफ से प्रेशर रहता है। और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर देखने को मिलता है, रॉबर्ट क्लाइव इस प्रेशर को नहीं झेल पाते, बाद में इसको इंग्लैंड निष्कासित कर देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को क्या भेज देते हैं भाई, इंग्लैंड भेज देते हैं इसी समय। और इसी समय जो हॉलवेल है, हॉलवेल नए गवर्नर के रूप में भारत आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। फिर हम बात किए थे क्या, मीर क्या है, कासिम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, करेंगे भाई, ये नहीं अभी मीर कासिम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मीर जाफर जो है बात नहीं मानते हैं। ठीक है, मीर जाफर भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा कर रहे थे, बाद में खुद तरह से खा गए थे, जिसके कारण से कई बात नहीं माने थे किसके, अंग्रेजों के, जिसके कारण से मीर जाफर को पद से हटाकर मीर कासिम, मीर कासिम उसका जमाई था मीर कासिम, इसको पद में रख दिया जाता है, इसको पद में, ठीक है, कहने का मतलब इसको नवाब बना दिया जाता है। तो अभी जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं भाई साहब, वो जो बात करेंगे वो मीर कासिम की करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। मीर कासिम, और मीर कासिम का जो समय है वो 1760 ईस्वी से लेकर 63 ईस्वी तक देखने को मिलता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये मीर जाफर का, मीर जाफर का क्या था भाई, था जमाई था, बोलते हैं जमाई राजा। ठीक है, वैसी है, मीर जाफर का क्या था भाई साहब, जमाई था। कहा जाता है मीर जाफर से योग्य शासक, मीर जाफर से भी, मीर जाफर से भी योग्य शासक माना जाता है। योग्य क्या है, शासक माना जाता है। परंतु कहा देखने को मिलता है कि मीर कासिम जब बनते हैं, समझिए कि पूरी बात है, जब मीर कासिम यहाँ के नवाब बनते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं 1760 में, तो बहुत जल्दी ही अंग्रेज इनसे भी खफा हो जाते हैं। आप देखे हैं, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर बनाया जाता है, उसकी हम बातें करेंगे। लेकिन मैंने कहा, क्या कहा कि अंग्रेज मीर कासिम से बहुत ही ज्यादा खफा हो जाते हैं। और खफा होने का कारण क्या है, ठीक है, मैंने क्या कहा, अंग्रेजों या मीर कासिम से अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी खफा होने के कारण, का खफा होने के कारण कहने का मतलब है, खफा होने के कारण मतलब नाराज हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। और एक कारण क्या क्या है भाई, ठीक है, ये ऐसे क्या क्या कार्य करते हैं मीर कासिम, जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही जल्दी मीर कासिम से खफा हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहली इनकी जो कार्य है, ठीक है, इनके पहले कार्य है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, समझिएगा, इन्होंने क्या किया था, पहले राजधानी परिवर्तन किया था। और राजधानी परिवर्तन कहाँ से किया था, ये मुर्शिदाबाद से लेकर मुर्शिदाबाद से लेकर
इन्होंने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, समझे। इनका कहने का मतलब है इस राजधानी परिवर्तन ये क्यों किया था, क्योंकि मीर कासिम ये चाहते हैं, समझेगा, मीर कासिम ये चाहते हैं कि जितना हो सके मैं अंग्रेज से थोड़ा दूर रहूं। ठीक है, ये तो अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को बनाया है, अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब चुना है मीर जाफर की बात। लेकिन मीर कासिम अलग ही उनका चल रहा है। उनका ये मानना है कि मैं अंग्रेजों के आसपास नहीं भटकूंगा, अंग्रेजों के आसपास नहीं रहूंगा, षड्यंत्र का शिकार नहीं होऊंगा, मैं कुछ अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। ठीक है, मैं अंग्रेजों से दूर रहूंगा, अंग्रेजों के षड्यंत्र से दूर रहूंगा। ठीक है, तो कोलकाता से दूर जो है वो मुंगेर में अपनी जो है आशियाना बसाते हैं, वहां पर इन्होंने नया राजधानी बनाया। ठीक है, क्या है, न्यू राजधानी। ठीक है, नया राजधानी, न्यू राजधानी यहाँ पर देखने को मिलता है, बनाया कहाँ पर, मुंगेर पर। तो ये कारण नंबर फर्स्ट है, जो अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, पहली बात। दूसरे बात, ठीक है, यहीं पर एक, यहाँ पर एक और चीज मैं बात करूंगा, इसी मुंगेर पर, इसी मुंगेर पर इन्होंने एक फैक्ट्री भी डाली थी, फैक्ट्री। ठीक है, इसी मुंगेर पर एक फैक्ट्री भी डाली थी, और इस फैक्ट्री में बहुत सारे बंदूक और तोप खाने बनाए जाते हैं, तोप खाने। ठीक है, बंदूक और तोप खाने का निर्माण इसी मुंगेर में देखने को मिलता है। ठीक है, बंदूक और तोप खाने का निर्माण भी भाई साहब इसी मुंगेर में इन्होंने किया, राजधानी में किया। साथ ही साथ इसे मुंगेर को ये क्या करे, किले बंदी भी कराए, किले बंदी भी कराए। साथ ही साथ इसी मुंगेर में इन्होंने जर्मन अधिकारी को भी नियुक्त किया, जर्मन अधिकारी जिसका नाम है वाल्टर। ठीक है, अधिकारी, जर्मन अधिकारी वाल्टर नाम के शख्स को इन्होंने क्या किया, नियुक्त किया, इस मुंगेर पर एक पद पर, एक बड़े पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, क्या क्या चीज है मुंगेर में इन्होंने क्या किया। एक तो राजधानी परिवर्तन के कारण ये राजधानी बनाए, पहली बात है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मुंगेर में राजधानी बनाया, मुंगेर को राजधानी बनाया। जर्मन अधिकारी वाल्टर को उन्होंने क्या किया, इस राजधानी में नए पद पर नियुक्त किया। ठीक है, देखिए अंग्रेजों का ये मानना है कि कोई गैर, चाहे वो जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, पुर्तगाली हो, कोई भी हो, अन्य बाहरी व्यक्तियों को, ठीक है, यहाँ बंगाल पर या किसी भी इनके जो स्टेट पर है आने के लिए मनाही था। ठीक है, कि कोई भी, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे अवध का नवाब हो, बंगाल का नवाब हो, हैदराबाद का नवाब हो, कोई भी हो। ठीक है, किसी भी स्थान पर जहां पर अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों की जो है वहां पर सेना है, तो वहां पर कोई भी अधिकारी बन के या कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ जा सकता, ऐसे अंग्रेज का मानना है, वो किसी को नहीं रखते थे। तो जर्मन अधिकारी वाल्टर को इन्होंने नियुक्त किया। साथ ही साथ इस मुंगेर की पूरी तरह से चारों तरफ से किले बंदी कर दी। ठीक है, घेरा कर दी। ठीक है, किले बंदी कर दी। साथ ही साथ मैंने कहा इसी फैक्ट्री पर, इसमें एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री में बंदूक और तोप खाने जो है उन्होंने बनाए। तो मुंगेर पर इन्होंने बहुत सारे क्या किए, चलिए कार्य किए। एक चीज और, चलिए ये पहली चीज है। दूसरी बात है, दूसरी बात है, अंग्रेजों द्वारा, देखिए लगातार अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का, ठीक है, दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, समझिएगा। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग ये बहुत पहले से ही चल रहा है, चाहे मुर्शिद कुली खां हो, अली वर्दी खां हो, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, किसी ने चीव चाव नहीं किया, किसी ने मुंह नहीं खोले भाई साहब। दस्तक का दुरुपयोग
ठीक है, ये दस्तक क्या है आप जानते हैं। ठीक है, दस्तक एक अधिकार पत्र है जहां पर 1717 में, फिर से वही रिपीट कर रहा हूं थोड़ा से मैं, 1717 में फरुख सियर ने अंग्रेजों को ये आदेश दिया था कि बंगाल पर आप 3000 रुपये प्रति वर्ष देकर बंगाल पर आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ऐसा एक क्या दिया, दस्तक दिया, ऐसा एक कार्ड दिया, ऐसा एक लिस्ट दिया। ठीक है, और वही क्या है, दस्तक। दस्तक का दुरुपयोग कहने का मतलब है कि अंग्रेजों को जो कार्ड मिला था, अंग्रेजों को जो क्या मिला था, दस्तक मिला था। ठीक है, उस दस्तक का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा था, ये जो कार्ड, ये दस्तक अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, दूसरे निजी कंपनी को क्या कर रहे थे, निजी जो कंपनी है उस निजी कंपनी को ये बेचकर अपना पैसा रुपया कमा रहे थे, और निजी कंपनी बंगाल पर मुक्त व्यापार कर रहे थे, मुक्त व्यापार। ठीक है, तो फर्रुखसियर ने 1717 में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार दिए थे, एकाधिकार था, कहने का मतलब ये अधिकार देते कि वो इस दस्तक नामक जो है पेज से, इस दस्तक नामक जो आदेश से वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार करेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लालची होने के कारण इस दस्तक को बेच दिया जाता है। ठीक है, इस दस्तक का जो है कॉपीराइट, ठीक है, उनके पास मौजूद होता है, और ये जब निजी कंपनी को बेचते हैं तो निजी कंपनी भी क्या करती है, वहां बंगाल पर व्यापार करती है। ठीक है, तो निजी कंपनी भी व्यापार कर रही है बहुत सारे, साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलती है आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। और अब बात आती है कि मीर कासिम ने क्या किया। मीर कासिम ने क्या किया, तो मीर कासिम यहाँ का नवाब है भाई साहब, मीर कासिम क्या है, नवाब है। ठीक है, तो मीर कासिम ने भी ये आदेश जारी कर दिया। ठीक है, और आदेश जारी कर दिया भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए, और भारतीय व्यापारियों के लिए ये आदेश जारी कर दिया कि भारतीय व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे उनको अधिकार प्राप्त दे दिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से वो बंगाल पर मुक्त व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो भारतीय व्यापारी को भी क्या कर दिए, ये आदेश जारी कर दिया, ये व्यापारी को क्या कर दिया भाई, आदेश जारी कर दिया, और इसके तहत वो भी क्या कर सकते हैं, बंगाल पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, बंगाल पर क्या कर सकते हैं, मुक्त व्यापार। सेम किसके जैसे, किसके जैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे, और भी निजी कंपनियों के जैसे। तो फिर से ये कारण निकल के आते हैं कि अंग्रेज मीर कासिम से बहुत ही जल्द रुष्ट होने का, ठीक है, बहुत ही जल्द क्या है, इससे नाराज हो जाते हैं कि भाई साहब हम तो कर रहे हैं, आप भी जो है ये आदेश जारी कर दे कि भारतीय कंपनी भी क्या करेगी, ये बंगाल पर मुक्त व्यापार करेगी। तो इससे भी क्या है, ये नाखुश हो जाते, इससे भी नाराज हो जाते, इससे भी रुष्ट हो जाते हैं, इससे भी खफा हो जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी बातें हैं। चलिए तीसरी बात है, कहा जाता है, देखिए मीर कासिम मीर कासिम ने मीर कासिम जब नवाब बना तो मीर कासिम क्या करते हैं, जितने भी जमींदारी है, जितने भी जमींदार है, उस सभी जमींदार का क्या किया जाता है, दमन किया जा रहा था कि वो किसानों का शोषण न करे। शोषण करने की वजह से, ठीक है, साथ ही साथ मीर कासिम के विरोध में रहने के कारण जितने भी उनके विरोधी थे वो सभी जमींदार का क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे। कौन, मीर कासिम। और इस जमींदार में एक नाम आता है किसका, राम नारायण का, राम नारायण का। और आपको देखने को मिलता है कि राम नारायण की भी क्या की जाती है, बाद में हत्या की जाती है। ठीक है, राम नारायण की भी क्या हो जाती है, दमन के अंतर्गत इनकी हत्या की जाती है। तो भाई मीर कासिम जब जमींदार की हत्या कर रहे हैं, जमींदारों का जो है दमन कर रहे हैं, तो अंग्रेज को फिर क्या खफा होने की बात है, अंग्रेज क्यों खफा होंगे इस बात को लेकर, अंग्रेज इस कारण से खफा होंगे कि याद रखें कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों ने राम नारायण को एज क्या रखा था, संरक्षण रखा था। ठीक है, तो राम नारायण जमींदार पद पर रह के अंग्रेजों को वो सारी चीजें क्या करते हैं, बताते थे,
ठीक है। राम नारायण अंग्रेजों के एक प्रकार के हितैषी थे, हितैषी थे, अंग्रेजों के बारे में सोचते थे, अंग्रेजों के बारे में पूरी बातें रखते थे, ठीक है, उनका संरक्षण बने थे। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज का ही एक व्यक्ति बोल सकते हैं, अंग्रेज का ही व्यक्ति उनके तरफ था। राम नारायण उनकी जब हत्या कर दी तब ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी बात है खफा होने का, ये भी बात है नाराज होने का। चलिए अब देखिए ये सब चीज होती रहती है और आपको ये सारी चीजें होने के बाद अंग्रेज पूरी तरह से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जिससे क्या होता है आपको देखने को मिलता है कि अंग्रेज अब क्या करेंगे भाई साहब, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज अपनी सेना भेजेंगे। किसके पास सेना भेजेंगे, किसके पास, किसके लिए, कि मीर जाफर को, सॉरी मीर कासिम की बात कर रहे, मीर कासिम की हत्या करने के लिए या मीर कासिम को पराजित करने की या मीर कासिम को उसको पद से हटाने के लिए जो भी करना है करिए। अंग्रेज जो है सेना भेजते हैं किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ठीक है। तो एक अंग्रेज अधिकारी है एलिस, अंग्रेज अधिकारी एलिस के नेतृत्व में, समझिए एलिस के नेतृत्व में सेना भेजते हैं मीर कासिम की हत्या करने के लिए, मीर कासिम को पराजित करने के लिए, ठीक है, उनको पद से हटाने के लिए, जो भी है कि ये सारी चीजें ये कर रहे हैं, ठीक है। मीर कासिम जमींदारों का दमन कर रहे हैं, दस्तक का आदेश भारतीय व्यापारी को भी मिल गया, राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके इसी के कारण अंग्रेज खफा हो जाते हैं और सेना भेजती है किसके नेतृत्व में, एलियस के नेतृत्व में। कहा जाता है कि मीर कासिम को, ठीक है, मीर कासिम द्वारा एलियस को क्या किया जाता है, एलियस को बंदी बना लेता है। एलिस प्लस एलिस प्लस 147 व्यक्ति, 147 मतलब 148 हो गया टोटल, 148 अंग्रेजों को, 148 अंग्रेजों को क्या किया जाता है, बंदी बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिराजुद्दौला ने किया, 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है, जो ब्लैक होल की ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। वैसे ही एक एलिस अधिकारी, ठीक है, एक एलिस अधिकारी प्लस 147 अंग्रेजों को, कहने का मतलब टोटल 148 अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाता है, किसके द्वारा, मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। और देखिए ये जो स्थिति है वो क्या पैदा करती है भाई, ये जो स्थिति है वो किस युद्ध को नौता देती है, ये जो स्थिति है वो बक्सर युद्ध का जो है बोल सकते हैं पृष्ठभूमि है, बक्सर युद्ध। और बक्सर युद्ध का पृष्ठभूमि, बक्सर युद्ध जो होता है सन 1764 में होता है। लेकिन इसके पहले, इस बक्सर युद्ध के पहले, पहले क्या होते हैं, चार और युद्ध होते हैं, चार और क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। जैसे जैसे एक कठवा का युद्ध होता है, कठवा का युद्ध होता है, ठीक है। जैसे गिरिया के युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध होता है। जैसे सूती का युद्ध होता है, सूती का युद्ध। और चौथे उदय नाला के युद्ध, एक है उदय नाला का युद्ध। मैंने क्या कहा, ये जो पृष्ठभूमि है किसको तैयार करती है, ये बक्सर के युद्ध का जो है ये जो बोल सकते हैं पृष्ठभूमि है। लेकिन इस बक्सर के युद्ध के पहले चार युद्ध होते हैं। बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। ये सभी चारों के चारों, ये सभी चारों के चारों सन 1763 में देखने को मिलता है, ठीक है। कब, ये चारों युद्ध कब होते हैं भाई, सन 1763 में। तो बक्सर के युद्ध के एक वर्ष पहले ये होता है। ये चारों युद्ध याद रखिए, ये चारों युद्ध में, ये चारों युद्ध में पराजित किसकी होती है, ठीक है, मीर कासिम पराजित हो जाते हैं। मीर कासिम क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं।
पहले युद्ध की बात करें तो पहले युद्ध में ही याद रखें, इसी युद्ध में, कठवा के युद्ध में मीर कासिम को क्या किया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में याद रखिए मीर कासिम को पद से हटा दिया जाता है, पद से हटा दिया। ठीक है, नवाब के पद से हटा दिया और पुनः किसको बनाया जाता है, पुनः बोल दिया तो कोई तो एक बार बना होगा, तभी तो मैं पुनः बोल रहा हूं। पुनः मीर जाफर को क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। अंग्रेजों का मानना है कि भाई साहब मीर जाफर ही तो सही है, अरे भले हमारे कहने के मुताबिक कुछ कुछ चीजें तो नहीं करता था, लेकिन अपने मन से कुछ भी तो नहीं करता था। जैसे जैसे मीर कासिम ने किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया, उन्होंने किले बंदी कर दी मुंगेर की, उन्होंने जो है जर्मन अधिकारियों को नियुक्त किया, उन्होंने जो है जो जर्मन अधिकारियों को नियुक्त किया, साथ ही साथ जो दस्तक का जो अधिकार है वो भारतीय व्यापारी को भी दे दिए। तो मीर कासिम ने बहुत सारी चीजें की, ठीक है, अपने मन से, जो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे। लेकिन मीर जाफर वही करता था जो अंग्रेज चाहते थे, लेकिन कुछ कार्य नहीं किए जिसके कारण से पद से हटा दिए थे। लेकिन इसी को चलते हुए फिर पुनः ही मीर जाफर को, ठीक है, लाया गया था। ठीक है, समझिए, अभी पद से हटा दिया, ठीक है, पद इसके पास नहीं, याद रखिए पद इसके पास नहीं है। अब पहले युद्ध के बाद पद इसके पास नहीं है, पद हालांकि मीर जाफर के पास है, लेकिन इनके पास जो बनाए हुए सेना है वो उनके पास है। ठीक है, इनके पास बनाए हुए सेना है, वो उनके कुछ सेना इनके पास है, और ये लड़ते हैं गिरिया का युद्ध, ठीक है, सूती का युद्ध, उदय नारायण के युद्ध। जब उदय नारायण के युद्ध में बुरी तरह से इनको क्या मिलती है, हार मिलती है, पराजय मिलती है, तो कहा जाता है इन्होंने जो बंदी बनाए, ठीक है, जो बंदी बनाए एलिस प्लस 108 जो है 47, मतलब 148 व्यक्ति उसमें शामिल है एलिस, ठीक है, उसमें शामिल है एलिस, और एलिस प्लस, ठीक है, जो जितने भी अंग्रेज थे, मतलब टोटल 148 अंग्रेजों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और ये पूरी घटना इतिहास में किस नाम से फेमस है, पटना हत्याकांड के नाम से फेमस है। ठीक है, पटना हत्याकांड के नाम से फेमस, क्योंकि पटना के स्थान पर बंदी बनाया गया था। ठीक है, बिहार में आते हैं भाई पटना, और बिहार कहाँ पर आता है, अरे बिहार भी बंगाल का ही भाग था उस समय, मैंने कहा था ना, बंगाल का भाग जो है बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ढाका है, बांग्लादेश है, ये सभी थे बंगाल में। तो इसमें जो पटना के स्थान पर उनको बंदी बना के रखा था, ठीक है, और वहीं पर 148 लोगों की जो है हत्या कर देते हैं। जब पता चलता है कि भाई साहब पूरी तरह से हार गए, तो 148 लोगों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और जो हत्या है, ये जो पूरी घटना है, वो किस नाम से इतिहास में दर्ज है, वो पटना हत्याकांड के नाम से इतिहास में दर्ज देखने को मिलता है। चलिए अब देखेंगे बक्सर के युद्ध। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये इनसे रुष्ट हो जाएंगे और एकदम पूरी तरह से अंग्रेज भड़क जाएंगे, पूरी तरह से अंग्रेज अब पूरी तरह से क्या हो जाएंगे भाई साहब, भड़क जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध किन किन के बीच हुआ था, पहली बात तो ये पूरा मैं लिख लेता हूं, ये 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था बक्सर के युद्ध। समझेगा मेरी बातें, इस बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर कहने का मतलब है अंग्रेज, या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, ठीक है, कुछ संयुक्त सेना थे,
भाई साहब क्या थे, संयुक्त सेना थे। एक तो लड़े नहीं थे, एक जने थोड़ी लड़ेगे भाई अंग्रेजों से, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज प्लस एक संयुक्त सेना। अंग्रेजों का नेतृत्व करता, अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता वो कौन थे, हेक्टर मुनरो, नाम याद रखिए, हेक्टर मुनरो, ठीक है। संयुक्त सेना कौन कौन सी है भाई साहब, एक तो आपके मीर कासिम होंगे, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जो क्या है, बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है, पहली बात है, ठीक है। मीर कासिम, ठीक है। सुजाउद्दौला के साथ भी जाएंगे, सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। और तीसरी जो है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है, मुगल क्या है, क्या भाई सब, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, ठीक है। ये तीनों की जो संयुक्त सेना है वो लड़ी थी, ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि संयुक्त सेना इनको मिली कैसे भाई, मीर जाफर की। तो मैं पहली बात करना चाहता हूँ, सॉरी, मीर कासिम की बात है, ठीक है। पहली बात करना चाहता हूँ मीर कासिम की। तो मैंने ये कहा ये लड़ाई लड़ी जाती है सन 1764 में, और मीर कासिम पद से हटा दिए जाते हैं, बंगाल के पद से हट गए। मैंने भले यहाँ पर बंगाल का नवाब लिखा है, ठीक है, बंगाल का पूर्व नवाब लिखना बेटर होगा, बंगाल का पूर्व नवाब, यहाँ पर बंगाल का पूर्व नवाब नहीं, बंगाल का नवाब ही लिख लेता हूं। देखिए याद रखिए, हालांकि मीर कासिम को पद से हटा दिया गया था, पद से क्या गया था, हटाया था, लेकिन भाई साहब ने पद नहीं छोड़ा था, पद नहीं छोड़ा था, ठीक है। समझिएगा पहली बातें, मैंने क्या कहा, मीर कासिम को पद से हटा दिया था, लेकिन ये पद नहीं छोड़े थे। मीर के कासिम के पास उतनी सेना हालांकि नहीं थी, क्योंकि मीर कासिम पद से हटा दिए थे, तो जो उनके पहचान वाले हैं, जो उनको जानने वाले, जो मानने वाले, जो उनके तरफ थे, तो वही बस सेना थी। और बाकी सेना तो मीर जाफर के पास जो बंगाल में थी, बंगाल को वो नवाब बन चुका है। कब, सन 1763 में मीर कासिम, मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बन जाता है मीर कासिम के बदले। तो मीर कासिम ऐसे ही अभी बंगाल का नवाब नहीं है, लेकिन वो पद पर क्या है, पद छोड़ा नहीं, पद से हटा दिया है। तो जाहिर सी बात है वो कोई और सेना ढूंढेगा, मजबूत करेगा अपनी सेना को। तो वो चले जाते हैं किनके पास, वो चले जाते हैं सुजाउद्दौला के पास। और कहीं ना कहीं, ठीक है, जो सुजाउद्दौला है या अवध का जो नवाब है, ठीक है, सुजाउद्दौला है या अवध का जो नवाब है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी खफा है। अंग्रेजों से तो सभी खफा है भाई साहब, चाहे वो कोई भी जो है जो राज्य देख लीजिए या कोई भी जो है स्थान देख लीजिए, अंग्रेजों से सभी खफा है। जब अंग्रेजों की बात आती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ना है, तो सुजाउद्दौला फट से राजी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी खफा थे। अब ये शाह आलम ये कहाँ से मिला, अरे याद रखिए, ये शाह आलम कहीं आगरा में तो नहीं, कहीं दिल्ली तो नहीं, अरे नहीं भाई साहब, आगरा दिल्ली में नहीं, ये शाह आलम दुबक्कर अवध पर ही बैठा था। जब मीर कासिम जाते हैं सुजाउद्दौला के पास, तो वो शाह आलम द्वितीय को भी देखकर बोलते हैं, अरे भाई साहब आप यहाँ आ गए, आप तो दिल्ली आगरा में थे, आप यहाँ कैसे आ गए। याद रखिए, शाह आलम अवध पर अपनी क्या है, शरण लेके आते हैं। और शरण किस कारण से लेके आते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात है, शाह आलम कहने के मतलब मुगल बादशाह के बारे में अगर बात करें, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के बारे में बात करें, तो मुगल बादशाहों का एक नियम बाद में आ गया था, ठीक है। आप याद करिए, सफदरगंज के समय, ठीक है, आप याद करिए, जब अवध के नवाब सफदरगंज के समय ये मुगल बादशाहों ने ये नई जो है नया नियम लागू किया था। और नया नियम ये था कि कोई भी कोई भी
यदि अवध का नवाब बनता है, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, कोई भी अगर अवध का नवाब बनता है तो वो नवाब, ठीक है, बिना कोई चार्ज लिए वो वजीर के पद में ही भी रहेगा। किसके वजीर? मुगल के वजीर के पद में लिए गए, मुगल के बादशाह के वजीर के पद के लिए वो डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? जब भी कोई अवध का नवाब बनेगा और वही नवाब मुगल बादशाह का वजीर भी कहलाएगा। सफदरगंज के समय हुआ था जब अवध का नवाब, तो लगातार उसके बाद से ही जब भी कोई अवध का नवाब बनता है वो मुगल बादशाह का वजीर ही कहलाता है। उसको अलग से पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से सुजाउद्दौला कहने का मतलब है मुगल बादशाह शाह आलम का क्या कहलाएगा? वजीर भी कहलाएगा और अवध का नवाब कहलाएगा। और अब जानते हैं शाह आलम, अब जानते हैं कि जब मुगल जो बादशाह है उनके समय, उस समय क्या देखने को मिलता है? दरबारी जो गुट थे, दरबारी गुट, ठीक है, दरबारी गुटों का क्या हो रहा था भाई साहब? दरबारी गुटों का यहाँ पर षड्यंत्र देखने को मिला था, जहां पर आपको हिंदुस्तानी गुट देखने को मिलेगा। हमने सैयद बंधु की बात की थी, आपको याद आ रहा होगा, जहां पर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की बात की थी। हमने ईरानी गुट, हमने तुरानी गुट की बात की थी, हमने अफगानी गुट की बात की थी। ये गुट क्या करते थे? ठीक है, दरबारियों का एक गुट बना हुआ था जहां पर ये षड्यंत्र रचा जाता था, जहां पर ये, ठीक है, युद्ध होते थे, ठीक है। और वो षड्यंत्र और वो युद्ध वो किसके लिए होता था कि नेक्स्ट मुगल बादशाह कौन बनेगा, कहने को मतलब दरबारी अपने आप में क्या करते हैं, गुट गुट एक दूसरे पे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। जब बात आती है सैयद बंधु ने खुद फर्रुखसियर को मार दिया था, ठीक है। बाद में जो है उनके बाद कोई भी शासक नहीं बनना चाहते थे। आपको याद आ रहा होगा, कोई भी मुगल बादशाह, ठीक है, कोई भी उत्तरवर्ती मुगल बादशाह नहीं बनना चाहते थे। बाद में, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीलो को बनाया गया, रफीउद दर्जात को बनाया गया, रफीउद दौला को बनाया गया मोहम्मद बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह। तो इसी के क्रम में है शाह आलम। शाह आलम इसी षड्यंत्र शिकार न हो जाए, ठीक है, दरबारी गुटों के षड्यंत्र का शिकार ये न हो जाए, इसलिए ये अवध पर शरण लिए थे। और अवध पर ही क्यों लिए थे? क्योंकि अवध का नवाब डायरेक्टली मुगल बादशाह का वजीर के पद को हायर करता था। तो भाई साहब एक प्रकार से, ठीक है, अपने अधिकारी के यहाँ ही ठहरे थे, शरण लिए थे, ठीक है। याद रखिए, जब भी बात आती है मुगल बादशाह की है तो वो या फिर अवध का शरण लेंगे या हैदराबाद का शरण लेंगे, ठीक है, क्योंकि बंगाल तो बाद में, तो अवध हैदराबाद का शरण लेने का कारण है कि मुगल जो प्रांत थे मोहम्मद शाह रंगीला के समय, औरंगजेब के समय, मुगल के जो प्रांत थे वही प्रांत कट कर अलग होकर ये अवध और हैदराबाद नए राज्य बने। तो उनके ही एक जो है राज्य है, कनेक्टेड है, उनके ही प्रांत है। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण से मैं ये बताना चाह रहा हूं अभी कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह अवध पर क्यों ठहरे थे, अवध पर शरण क्यों लिए थे, ठीक है, मेरी बात ये है। चलिए ये बातें हो गई। तो अभी तो बक्सर युद्ध स्टार्ट ही नहीं किया मैं, ठीक है, सिर्फ नाम ही मैंने क्या, अब ये 3 लोग हो गए। चलिए अब इन्होंने भी इनका क्या है हामी भर दिया, भाई साहब अवध का नवाब भी स्टार्ट हो गया तो मैं भी चलो, ठीक है। ये तीनों मिले थे, याद रखिए क्या हुआ था, ये इस तरफ से इनकी सेना थी और ये सभी सेना का जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व है वो क्या थे? गुरगीन खान। क्या थे भाई साहब? गुरगीन खान, ठीक है। तीनों सेना का नेतृत्व क्या है? गुरगीन खान थे। चलिए याद रखिए एक चीज और यहाँ पर, ये जो मीर कासिम ने, देखिए मीर कासिम ने सुजाउद्दौला को हालांकि तो कहा था, ये भी क्या थे, जो है
कहीं ना कहीं खफा थे सुजाउद्दौला, लेकिन याद रखिए मीर कासिम ने इनको एक ऑफर भी दिया था, ठीक है, कि भाई साहब फोकटे में तो काम नहीं करेंगे सुजाउद्दौला, भले वो क्या है उनसे खफा है लेकिन वो फोकटे में तो काम नहीं करेगा, ठीक है, इनसे फोकटे में युद्ध नहीं लड़ेगा। कहा जाता है कि मीर कासिम ने सुजाउद्दौला को 13 लाख रुपये पर डे, ठीक है, क्या है मैंने कहा पर डे, 13 लाख रुपये पर डे जब तक बक्सर युद्ध चलेगा, ठीक है, जिस दिन से आप मैदान में आएंगे, ठीक है, आपका पैसा आपके अकाउंट में फट से आ जाएगा। 13 लाख रुपये पर डे आपको दिया जाएगा बक्सर युद्ध में। बक्सर के युद्ध में जैसे ही आते हैं आपके अकाउंट में फोन पे कर दिया जाएगा भाई साहब, डायरेक्टली फोन पे, ठीक है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, और कई भी ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फोन पे कर दिया जाएगा 13 लाख रुपये पर डे। तो जब से बक्सर के मैदान में आएगा जितने दिनों तक चलेगा, ठीक है, हर दिन आपको 13 लाख 13 लाख 13 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। इस बात पर ये राजी हो गए थे सुजाउद्दौला। चलिए ठीक है, याद रखिए इनकी सेना में, इनकी अगर सैनिक की बात करूं टोटल सेना, ठीक है, टोटल सेना या सैनिक की बात करूं तो लगभग लगभग एक तो 12,000 से भी कम थे, 12,000 से भी क्या है कम की सेना थी भाई साहब, 12,000 की भी कम सेना थी किसके पास, अंग्रेजों के पास। लेकिन इनके पास सभी सेना मिला के लगभग लगभग 50,000 की सेना थी, ठीक है, इनके पास लगभग 50,000 की सेना थी। फिर भी से अंग्रेज यहाँ पर विजयी हो जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई साहब, विजयी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ की सेना, अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की सेना में एकता थी, अंग्रेजों की सेना एकजुट थी, ठीक है, अंग्रेजों की सेना एकता एकजुट होकर पूरे मन से लड़े थे। मीर कासिम की सेना, सुजाउद्दौला की सेना, शाह आलम की सेना, ये तीनों की सेना बिखरी हुई अवस्था में थी। सुजाउद्दौला को लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे अगर मीर कासिम धोखे से मरवाना थोड़ी चाह रहा था, शाह आलम को लगता था कि सुजाउद्दौला कहीं ना कहीं मुझे धोखे से थोड़ी मरवाना चाह रहा है भाई साहब, कि मैं इनका शरण लिया हूं, इनके यहाँ आया हूं। तो सभी में एक प्रकार से मनमुटाव चल रहे थे, ठीक है, कि वो कब कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मुझे धोखा ना दे। तो जब इनके बीच मनमुटाव चल रहे थे तो अपनी सेना को जो डायरेक्शन दे रहे थे वही भी कार्य कर रहे थे। तो इनकी सेना कहा जाता है बिखरी हुई अवस्था में है, 50,000 की सेना पूरी तरह से लड़ नहीं पाते अच्छे से। और बक्सर के युद्ध में जो 12,000 की सेना पूरी तरह से 50,000 की सेना के ऊपर भारी पड़ जाता है, और अंग्रेज जो हाँ पूरी तरह से इसको यहाँ पर हावी हो जाते हैं और जीत जाते हैं। इस इस युद्ध के बाद क्या होता है, बाद में आपको देखने को मिलेगा, इस युद्ध के बाद ये दोनों के साथ एक संधि होता है। दोनों के साथ क्या होता है भाई साहब, संधि होता है, और इस संधि इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से फेमस होती है। सन 1765 क्या है इलाहाबाद की संधि हम देखेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ क्या होता है, संधि होता है, और वो संधि क्या कहलाता है, वो इलाहाबाद की संधि कहलाता है, इलाहाबाद की संधि। मीर कासिम इस युद्ध के बाद भाग खड़े होते हैं, भग जाते हैं, दिल्ली की तरफ भग जाते हैं, ठीक है, किसके तरफ भग जाते हैं, दिल्ली की तरफ क्या होते हैं, ये मीर कासिम क्या होता है, भग जाता है। और मीर कासिम दर दर भटकते रहता है, भीख मांगते रहते हैं भाई साहब, ठीक है, खाने के लिए नसीब नहीं होता, खाने के लिए दाने नसीब नहीं होता। वो दिल्ली पर कुछ समय गुजारते हैं और 1717 के आसपास उनकी जो है हालत इतनी खराब हो जाती है कि उतनी मृत्यु हो जाती है मीर कासिम, ठीक है, कि मृत्यु हो जाती है। जब मीर कासिम भग खड़े होते हैं, ठीक है, मीर कासिम इधर भग खड़े होते हैं सन 1760 में, और उधर जो मीर जाफर है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है,
उधर क्या होता है, मीर जाफर की मृत्यु सन 1765 में हो जाती है मृत्यु। मीर जाफर की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, जाफर की बात कर रहा हूँ। मीर जाफर की बात सन 1765 में हो जाती है। ठीक है, सन 1717 में मीर कासिम की मृत्यु बक्सर के युद्ध के भगने की मृत्यु। मीर जाफर उस समय बंगाल का नवाब बना हुआ था। इसके बाद मीर कासिम के बाद मीर जाफर पुनः बनाया गया था। और मैं कह रहा हूं कि मीर जाफर की मृत्यु भी सन 1765 में हो जाती है। ठीक है, और उनके बाद मीर जाफर के बाद अगर बंगाल का नया नवाब बनता है तो उनके एक नाबालिग पुत्र है, और उस नाबालिग का पुत्र का नाम है नजमुद्दौला। ठीक है, उसकी बातें करेंगे, लेकिन ठीक है, चलिए 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, 2 मिनट में मैं आता हूँ, फिर हम आगे की बातें करते हैं। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, नजमुद्दौला की बातें, फिर जो है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, चलिए। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बक्सर की युद्ध। ठीक है, अब बंगाल का देखिए, नजमुद्दौला। ठीक है, नजमुद्दौला
बंगाल का, ठीक है, नवाब। और ये जो नजमुद्दौला है 65 से 66 तक रहते हैं भाई साहब। मैं इसको भी लिख देता हूँ, सन 1765 से 66। भाई साहब सिर्फ इलाहाबाद की संधि करने के लिए आया था लगता है। चलिए, ये याद रखिए, मीर जाफर, मीर जाफर का क्या है, नाबालिग पुत्र है भाई साहब। मीर जाफर का नाबालिग पुत्र है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, मीर जाफर का नाबालिग पुत्र है। मीर जाफर की जो मृत्यु होती है, मीर जाफर की मृत्यु सन 1765 में होती है। और इनके बाद उनका नाबालिग पुत्र नजमुद्दौला क्या बनते हैं, बंगाल का नवाब बनते हैं, ठीक है। याद रखिए, इस इनके समय, इस नजमुद्दौला के समय, इनके समय बंगाल लगभग, बंगाल लगभग पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से अधिकार हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। किसका भाई, किसकी बात करें, अरे अंग्रेजों का, अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसी समय मैंने कहा हम बात करेंगे भी, बाकी है इलाहाबाद की संधि। अभी जो बाकी है इलाहाबाद की संधि, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगी कि रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को फिर वापस बुलाया जाता है, ठीक है, समझिएगा। रॉबर्ट क्लाइव इस समय इस संधि करने के लिए कहा जाता है कि इलाहाबाद की संधि क्या है, बक्सर युद्ध का एक परिणाम है भाई साहब। बहुत सारी बातें इलाहाबाद की संधि में हम देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का अगर अगर उनका समय काल देखें तो रॉबर्ट क्लाइव दो बार बनते हैं। एक बार सन 1757 से 1760 तक देखने को मिलता है। फिर 1765 में आते हैं भाई साहब, 65 से 67 तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है ये है। 60 के बाद इनको भेजा जाता था कहाँ, इंग्लैंड में जाके बैठा दिया जाता है, ठीक है, इंग्लैंड। क्योंकि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चाहिए था वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं दिला पा रहे थे। बाद में जब कौन थे, मीर जाफर थे, ठीक है। तो मीर जाफर जब उस समय जितना भी दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कम लग रहा था, तो दबाव प्रेशर रॉबर्ट क्लाइव को बना रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव पर बना रहे थे। इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव को बाद में सन 1760 में इंग्लैंड भेज दिया था, ठीक है। गवर्नर की बात कर, रॉबर्ट क्लाइव क्या था भाई, गवर्नर था, ठीक है। उनको बाद में इंग्लैंड भेज दिए, इंग्लैंड जाके बैठा दिए। लेकिन फिर से लाया गया था, फिर से भारत आया था, ठीक है, फिर से भारत आया था गवर्नर बनकर, ठीक है। भारत आया था क्या बनकर, गवर्नर बनकर। कब की बातें हैं, सन 1765 पर। और 1765 में गवर्नर बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किसका, ठीक है, भारत का। और ये इलाहाबाद की संधि जो हो रही है, हम बात करेंगे इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे जो 1765 में हुआ था। और आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद की संधि एक तो आपके जो है अवध के साथ हुआ था, और एक मुगल बादशाह के साथ हुआ था, मुगल बादशाह के साथ हुआ था। और खासकर जो बंगाल के एरिया है उसके लिए हुई थी, बंगाल अवध के एरिया के लिए हुआ था, ठीक है, बंगाल और अवध के एरिया के लिए हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या भाई,
उनके पहले जो हॉलवेल थे वो भी तो कर सकते थे, उनके बाद भी बेंसी टाटा है वो भी कर सकते थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों बुलाया गया था? दूसरी बात तो कारण ये है कि रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टार्टिंग की जो है जो जीवन काल है, स्टार्टिंग का जो जीवन काल है जहां पर अंग्रेजों के साथ शुरुआत होती है, जहां पर जो यूरोपियन यात्री भारत पर आते हैं, तो उसी समय से कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के पद में था भाई साहब, एक छोटे से क्लर्क के पद में था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव पूरी हिस्ट्री जानते थे, भारत की जियोग्राफी जानते थे। अरे कहाँ कहाँ कौन सा स्थान है, कौन से गली मोहल्ले हैं, और खासकर तो बंगाल के भी बारे में पूरी तरह से उसको नॉलेज था। ठीक है, बंगाल का पहले से ही था, बंगाल में स्टार्टिंग में आपको याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की जो साम्राज्य का स्थापना अगर किसी को कहा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। स्थायी रूप से साम्राज्य का जो निर्माण किया है, ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी रूप से निर्माता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, क्योंकि चप्पे चप्पे को वो जानते थे। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि में क्या क्या जरूरी चीजें होंगी, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी तरीके से पता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भारत बुलाते हैं, इसके लिए अवध, इलाहाबाद, ठीक है, और जो बंगाल के क्षेत्र है उनके लिए बुलाते हैं कि क्या क्या करना है भाई साहब आप बताइए, आप तो सभी जानते हैं। तो याद रखिए बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट नहीं था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट था, बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट नहीं था, इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इलाहाबाद की संधि। जो हुआ था सन 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था भाई साहब? सन 1765 में। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या कहा, बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तो भाग खड़े होते हैं। ठीक है, बक्सर के युद्ध में मैंने क्या कहा, मीर कासिम भाग खड़े होते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, बाद में 1717 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीजें हमने बात की थी। तो बच कौन गया? एक तो सुजाउद्दौला बच गया और दूसरा शाह आलम बच गए भाई साहब। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि किनके साथ साथ होगी? सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ होगी। मीर कासिम तो भाग गया। कौन भाग गया? मीर कासिम तो भगकड़ा हुआ, तो मीर कासिम तो नहीं होगी। अब है मीर कासिम की समय, मीर कासिम की जगह उनका जो है मीर जाफर था, और मीर जाफर की मृत्यु भी इसी समय हो गई थी, और नजमुद्दौला इनके यहाँ पर बनते हैं। तो मैं क्या कहने का मतलब है, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच क्या होगा? क्या होगा? इलाहाबाद की संधि होगी। लेकिन इलाहाबाद की संधि में दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अंग्रेज अलग अलग संधि करना चाहते हैं। हम पहले सुजाउद्दौला से मिलेंगे, हम पहले किससे मिलेंगे? सालम से मिलेंगे। कहने का मतलब किसी एक से पहले संधि करेंगे, उसके बाद दूसरे का करेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इलाहाबाद की संधि कितने बार होती है भाई साहब? 2 बार होती है, तो उसको भी लिख लिए। एक है जिसको हमने नाम दिया प्रथम इलाहाबाद की संधि, प्रथम इलाहाबाद की संधि। और प्रथम इलाहाबाद की संधि जो होती है वो 12 अगस्त 12 अगस्त सन 1765 को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें द्वितीय इलाहाबाद की संधि, द्वितीय इलाहाबाद की संधि, और द्वितीय इलाहाबाद की संधि जस्ट उसके चौथे दिन 4 दिन बाद, कहने का मतलब है 16 अगस्त। कब?
16 अगस्त सन 1765। तो उन्होंने क्या कहा, पहले भाई साहब मुगल बादशाह आप ही है, आपसे ही कर लेते हैं पहले संधि, मुगल बादशाह से ही पहले संधि कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए पहली संधि होती है अंग्रेजों के, अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज। और अंग्रेज में कौन है भाई, अभी रॉबर्ट क्लाइव को वापस लाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज में कौन है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह क्या कौन है अभी, शाह आलम, अरे यही तो लड़ा था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वर्सेस, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच क्या हुआ था, संधि होता है। ये बहुत ही बड़ा संधि है भाई साहब। ये इलाहाबाद की संधि बक्सर के उस युद्ध का परिणाम है जिसके अंतर्गत आपको अंग्रेज पूरी तरह से, आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से बंगाल पर कंट्रोल पा लेता है, पूरी तरह से बंगाल उनके कब्जे में एक तरह से आ ही जाती है। मैं जो फैक्ट बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा, उनमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस संधि के अंदर जो भी चीजें वो मांग की है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो चीजें संधि के अंदर कहा है, उसमें साफ साफ झलकता है कि पूरी तरह से अंग्रेज जो है बंगाल के, ठीक है, अंग्रेज के कब्जे में क्या है, बंगाल आ ही जाती है। चलिए, इस संधि में क्या क्या बात होती है, पहले प्रथम संधि की बात करेंगे, द्वितीय संधि भी हटाइए। ठीक है, मैं अभी प्रथम संधि की बात करूंगा। ठीक है, पहले ये भी लिख लेते हैं द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुआ, तो उसके बाद डायरेक्ट हम प्रथम और द्वितीय हम बात करेंगे। द्वितीय संधि, तो प्रथम संधि इनके साथ हो गया, तो द्वितीय संधि किसके साथ होगा भाई, वो तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए, अरे यार, ये द्वितीय संधि होगा आपके फिर से अंग्रेज, ठीक है, मैंने कहा फिर से अंग्रेज, और अंग्रेज में कौन है अभी फिर से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस अवध नवाब। अब अवध नवाब भाई साहब तुम ही बच गए, अवध नवाब। और अवध नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला वर्सेस अंग्रेज के बीच ये जो है द्वितीय संधि होगी। ठीक है, और ये प्रथम संधि होगी, किसके किसके बीच, इनके बीच प्रथम संधि। ठीक है, फर्स्ट, और इनके बीच होगी सेकंड संधि, सेकंड इनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रथम संधि की बात करते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रथम इलाहाबाद की संधि, प्रथम इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जो 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त सन 1765 में देखने को मिला था। और इनमें क्या बातें, और मैंने क्या कहा, इसमें हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्लाइव, क्लाइव एवं किसके बीच, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए, इन दोनों के बीच क्या हुआ था भाई साहब, प्रथम संधि। प्रथम संधि की क्या क्या बातें हैं, प्रथम बातें, पहली बातें, चलिए पहली बात ये है कि अब देखिए बंगाल, समझिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मामले, दीवानी मामले, ठीक है, अंग्रेजों को प्राप्त हो, अंग्रेजों को क्या हो, प्राप्त हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अरे कितनी बड़ी बात है भाई।
आप जानते हैं, आप जानते हैं यहां पर अगर बात करें तो बंगाल के अगर कोई नवाब बनता था, ठीक है, पहले समझिए बंगाल का जो नवाब बनता था, ठीक है, इसके पहले हम क्या देखें, जैसे मान के चलिए मुगल काल में ही देख लेते हैं। मुगल बादशाह, अभी मुगल बादशाह की बात आ रहा है कि चलिए मुगल बादशाह की बात करें। देखिए मुगल बादशाह के जो प्रांत थे, ठीक है, समझिएगा मुगल बादशाह के जो प्रांत या सूबा थे, वहां सूबा या प्रांत जैसे कि बंगाल प्रांत है, अवध प्रांत है, इसमें क्या देखने को मिला था कि दो अधिकारी की पोस्टिंग की जाती थी, ठीक है। एक अधिकारी जहां पर दीवान थे, दूसरा अधिकारी जहां पर सूबेदार थे, ठीक है। एक अधिकारी जहां पर दीवान थे, दूसरा सूबेदार थे। दीवान क्या करता था, दीवान के पास बहुत सारा पैसा आता था। राजस्व की बातें करें, रेवेन्यू की बातें करें, तो रेवेन्यू या राजस्व की बातें करें तो बहुत सारा इनके पास पैसा आएगा। तो बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग है, वहां पर इतना ज्यादा रेवेन्यू जो होता था, मैंने कहा था कि बंगाल है, अवध है, ये सारी जो जगहें हैं, ये यहाँ पर आपको नदी का अंबार देखने को मिलेगा, खासकर बंगाल में। उधर गंगा नदी आ रहे हैं, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र, इधर से पटना की तरफ आपको जो है आपको देखने को मिलता है सोन नदी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है नदियों का अंबार है, उपजाऊ क्षेत्र है, पैसे वैसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। कृषि ज्यादा होगी तो पैसे आएंगे, इकोनॉमिक बढ़ेगी, ठीक है, राजस्व बढ़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि पैसा बहुत रहेगा, ठीक है, और पैसा किसके पास जाएगा, वो दीवान के पास रहेगा, ठीक है। तो दीवान के पास रहेगा, पूरा पैसा दीवान के पास रहता है। कहने का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कौन करता है, दीवान करता है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कौन करेगा भाई साहब, दीवान करता है। सूबेदार क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाता है, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाता है। कहने के बाद इनके पास सैनिक भरपूर मात्रा में रहेगी, ठीक है, सैनिक भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यहां पर उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने क्या मांगा, अरे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मामले मुझे दी जाए, दी अंग्रेजों की दी जाए। तो अंग्रेज क्या चाहते हैं, कहने का मतलब पूरी तरह से पैसा ही चाह रहे हैं, पूरी तरह से क्या चाह रहे हैं भाई साहब, पैसा ही पैसा चाह रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी मामले हैं, वो किसके पास चली जाए, वो अंग्रेजों को प्राप्त हो, अंग्रेजों के प्राप्त जो है चली जाए। और इसके बदले, ठीक है, याद रखिए, इसको हटा देता हूं, ये समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मैं एज अ रफ टाइप लिखा हूं, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि पीडीएफ में आपको जो है ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेगी, तो वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बदले, मैंने क्या कहा, इसके बदले मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन, वार्षिक पेंशन स्वीकार होगा, स्वीकार होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मामले अंग्रेज रखेंगे, तो वहीं पर उनके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन इनको देंगे, वो शाह आलम को देंगे। अरे संधि समझौता कब होता है भाई, अरे एक पक्ष थोड़ी होता है, दोनों पक्ष होगा, ठीक है। अगर आप कुछ चीज ले रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी मामले के साथ साथ आपका जो है 26 लाख रुपए आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बातें, अवध के नवाब से ये ले लेंगे, अवध के नवाब, अवध के नवाब से इन्होंने, अवध के नवाब से, अवध के नवाब से, अवध के नवाब से वो कड़ा, ठीक है, कड़ा एक स्थान, और जो इलाहाबाद का स्थान है, इलाहाबाद, अरे भाई ये जो है
कड़ा यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, ठीक है, अवध यूपी में है। तो अवध का जो दो स्थान है कड़ा, अब याद रखिए कड़ा का सूबेदार कौन था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, आपको याद आ रहा होगा, अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े तो, ठीक है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, अब याद आ रहा होगा, अरे नहीं याद आ रहा होगा क्या, चलिए वहां पर हम अभी नहीं चलेंगे। मैंने क्या कहा, ये जो कड़ा है और ये जो इलाहाबाद है, इस कड़ा और इलाहाबाद को अवध के नवाब से लेकर किसको दे देंगे भाई साहब, ये दोनों को किसको दे देगा, शाह आलम को दे देगा, शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, प्रदान किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहली संधि में क्या देखने को मिलेगी, ये बहुत बड़ी चीज है कि बंगाल बिहार उड़ीसा में जो भी पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, कहने का मतलब जितने भी दीवानी मामले हैं, और पैसा वही निकालेंगे भाई साहब, रेवेन्यू वही कलेक्ट करेंगे अंग्रेज ही, ठीक है, तो पैसा तो बहुत होगा। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मामले अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी और इसके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर मुगल बादशाह को आपको जो बैठाकर खिलाया पिलाया जाएगा। वहीं पर अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद को हम ले लेंगे, ठीक है, और लेके क्या है शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया गया, ठीक है। ये चीजें याद रखें इसके बारे में, इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में। चलिए दूसरी हम बात करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है, द्वितीय इलाहाबाद की संधि। और द्वितीय इलाहाबाद की संधि उसके चौथे दिन होते 4 दिन बाद 16 अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी। और इस इलाहाबाद की संधि में, द्वितीय इलाहाबाद की संधि में, सेकंड इलाहाबाद की संधि में फिर से वही नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस अब अवध के नवाब शुजा उद दौला दोनों के बीच क्या होगा, इलाहाबाद की संधि। चलिए अगर हम बात करें पहली बातें, ठीक है, इस संधि की जो शर्तें समझौते की पहली बातें, ठीक है, कंपनी को या ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहली बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर मुक्त व्यापार दी जाए, अवध पर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो, अवध पर मुक्त व्यापार का क्या हो भाई साहब, अधिकार अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। चलिए साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को जुर्माने का रकम, जुर्माने जुर्माने का रकम, ठीक है, 50 लाख रुपये, जुर्माने का रकम 50 लाख रुपया, लाख रुपया अवध द्वारा प्रदान किया जाए, ठीक है, अवध द्वारा दिया जाए, ठीक है। जुर्माने का जो है रकम अवध के नवाब द्वारा दिया जाए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया, एक तो अवध का मुक्त व्यापार मिल गया, ठीक है, और जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपया। किस प्रकार का जुर्माना भाई, अरे भाई आपने बक्सर का युद्ध लड़े है ना, अरे बक्सर का युद्ध लड़े तो बक्सर के युद्ध में जो हमारी सेना मरे, जो क्षतिपूर्ति हुई है, जो तबाही आपने फैलाई है, उस चीज का हर्जाना कौन देगा, उस चीज का जुर्माना कौन देगा, तो अवध देगा। तो अवध से इस बक्सर युद्ध में जो भी तबाही मची है, जो भी क्षतिपूर्ति हुई है, जो भी क्षतिग्रस्त हुई, उसी क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए अवध द्वारा, अवध के नवाब देंगे, अवध के नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें। ठीक है, चलिए एक चीज और यहीं पर और आपको देखने को मिलेगी कि जब देखिए मुक्त व्यापार का ये क्या हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया किनको भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब व्यापार करेंगे तो कोई भी अगर बीच में अड़ंगा डालेगा,
तो उसके लिए तो सैनिक रहेंगे। तो अवध पर क्या किया जाएगा, अवध पर, ठीक है, सैनिक तैनात की जाएगी। ठीक है, अवध पर सैनिक क्या की जाएगी भाई साहब, तैनात की जाएगी। ठीक है, और सैनिक तैनात की जाएगी। ठीक है, और किसके खर्चों पर, अवध के खर्चों पर, अवध के क्या है, खर्चों पर। अंग्रेज क्या करेगा, अवध पर सैनिक तैनात करेगी, अपनी सैनिक बनाएगी, सैनिक की टुकड़ी रखेगी अवध पर। अवध पर अंग्रेज द्वारा सैनिक की टुकड़ी रखेगी, सैनिक तैयार की जाएगी। लेकिन उस सैनिक के जो भी खर्चे होंगे, अरे उसके भाले का, उसके रिवॉल्वर का, उसके वेशभूषा का, उसके खाने पीने का, रहने के ठिकाने का, आने जाने की व्यवस्था का, जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा अवध का नवाब करेगा। देख रहे हो भाई साहब, अरे देख रहे हो विनोद, क्या हो रहा है, देख रहे हो ना। चलिए, अवध पर ये सारी चीजें हैं। तीसरी बात है, देखिए, कड़ा एवं इलाहाबाद, इलाहाबाद को छोड़कर, छोड़कर, ठीक है, सभी स्थान, अवध के सभी स्थान किसको प्रदान की जाएगी, अवध के, अवध के सभी स्थान, सभी स्थान नवाब को प्रदान की जाए, अवध के नवाब को दिया जाएगा, दिया जाएगा। क्यों कड़ा मानिक को छोड़कर मैं बात करूं, अरे भाई साहब कड़ा मानिकपुर किसके पास चला गया है, अरे ये तो शाह आलम द्वितीय के पास चला गया है, शाह आलम द्वितीय के पास चला गया है। कब, अरे इलाहाबाद की प्रथम संधि, देखिए भाई साहब, इलाहाबाद की प्रथम संधि में अवध के नवाब से ले लिया गया था कड़ा और जो है इलाहाबाद, और कड़ा इलाहाबाद की जो स्थान है वो शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया गया है। और इसीलिए कहा गया है कि कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर जितने भी अवध के क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र नवाब का होगा। ठीक है, कड़ा मानिकपुर, सॉरी, कड़ा इलाहाबाद के स्थान को छोड़कर अवध के जितने भी स्थान होगा, उतने भी क्षेत्र होगा, वो नवाब को दिया जाएगा, वो नवाब का होगा। ये इतिहास में बहुत ही बड़ा वैल्यू रखता है। याद रखिए, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, वो जो अंग्रेज, ये जो सारी चीजें हैं, इसी के बलबूते पर अंग्रेज अपनी जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण थी, ठीक है, वो पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से भारत में मजबूत बनाते हैं, पूरी तरह से भारत पर हावी हो जाते हैं, और खासकर बंगाल पर, बंगाल पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। आपको देखने को ये मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये दोनों संधि हो गई भाई साहब, क्या है, ये दोनों संधि का काम खत्म हो गया, दोनों संधि हो गई। ठीक है, इसको और अच्छे से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा भी करना है। ठीक है, प्रथम संधि मैंने कहा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मामले हो जाएगी किसके पास, अंग्रेजों के पास, और उसके बाद 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन इसको दे दिया जाएगा साल। अवध के नवाब से कड़ा इलाहाबाद को लेकर सालम को सौंप दी जाएगी। वहीं पर द्वितीय संधि में मैंने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए, और अवध पर एक सेना की टुकड़ी रखी जाए, और इस सेना की टुकड़ी की जो है जो भी खर्चे आएंगे, ठीक है, अवध पे करेगा, हम नहीं पे करेंगे, ये अंग्रेजों का कहना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्या हुई है भाई साहब, क्षति हुई है, सैनिकों की क्षति हुई, सबका हर्जाना आपको जुर्माना के तौर पर 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, और कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर सभी स्थान नवाब के होंगे, ऐसा यहाँ पर संधि पर देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पर आपको इसी के समय सन 1765 से लेकर, ठीक है, एक और चीज देखने को मिलती है, बंगाल पर द्वैध शासन, द्वैध द्वैध शासन, बंगाल पर द्वैध शासन, ये होता है सन 1765 से लेकर सन 1772 ईस्वी तक। ठीक है, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक
द्वैत शासन चलता है। द्वैत शासन का कहने का मतलब होता है दोहरी जो है शासन। दोहरी शासन कहने का मतलब, द्वैत शासन का कहने का मतलब है कि किसी एक स्थान पर दो दो शक्तियों का अधिकार, दो शक्तियों का क्या होगा भाई साहब, दो शक्तियों का अधिकार प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, द्वैत शासन कहलाता है। ठीक है, किसी स्थान पर दो शक्तियों का अधिकार क्या कहलाता है, द्वैत शासन कहलाता है। और बंगाल राज्य में अगर द्वैत शासन लगाया गया, बंगाल में अगर द्वैत शासन लगाया गया है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो दीवानी मामले हैं, ठीक है, ठीक है, दीवानी मामले और एक सूबेदारी प्रथा, सूबेदारी, दीवानी और सूबेदारी कहने का मतलब है दीवानी के पास पूरा क्या होगा, दीवानी के पास पूरा पैसा आएगा, पूरा रेवेन्यू डेवलप होगा। ठीक है, रेवेन्यू इनके पास ही रहता है, दीवान के पास। ठीक है, दीवानी मामले कहने के बाद किसके पास रहेगा, ये दीवान के पास रहेगा। और फौज जो है सूबेदारी मामले, सूबेदारी कहने का मतलब जो सूबेदार दिखेगा, ठीक है, सूबेदार होंगे। ठीक है, तो सूबेदारी मामले ये देखेंगे। दीवानी मामले के पास रेवेन्यू होगा, पैसा होगा, राजस्व होगा। ठीक है, ये सभी की काम करेगा, पैसा वैसा। सूबेदारी मामले, ठीक है, सूबेदारी मामले में क्या देखने को मिलेगा, सूबेदारी मामले में कानून व्यवस्था बनाने की बात आएगी। ठीक है, जो कानून व्यवस्था कौन तैयार करेगा, कानून व्यवस्था कौन बनेगा, ठीक है, किसी राज्य पर सूबेदार बनाएगा। और आप जानते हैं, बंगाल पर द्वैत शासन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलाहाबाद की संधि में आपको पता है, इलाहाबाद की संधि में प्रथम संधि में क्या कहा गया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मामले किनको सौंपी जाए, किनको सौंपी जाएगा भाई, किनको सौंपी जाए, ये अंग्रेजों को सौंपी जाए। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या है, सौंपी जाए। और कानून की जो है, जो भी होगी कानून व्यवस्था होगी वो बंगाल के नवाब पर होगी। ठीक है, किसके अंतर्गत होगी, कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत होगी, बंगाल नवाब के अंतर्गत। बंगाल नवाब देखेगा क्या, कानून व्यवस्था। और उस समय बंगाल नवाब कौन है भाई, नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर का एक नाबालिग क्या है, पुत्र है। तो नजमुद्दौला के अंतर्गत है कानून व्यवस्था। मैं कहने का मतलब इनके पास सेना तो रहेगी, लेकिन भाई साहब ये पैसा वैसा नहीं रख सकेंगे। ठीक है, पैसा नहीं रह पाएगा। और इनके पास तो पैसा रहेगा, लेकिन इसके पास सेना नहीं रहेगी। किसके पास, अंग्रेजों के पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बढ़ाना उनका एकमात्र उद्देश्य था। उनका एकमात्र उद्देश्य था केवल पैसा, पैसा, पैसा। ठीक है, पैसा पैसा क्यों करती है, तो पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है ना। चलिए, तो इनका सिर्फ एक मोटिव था कि पैसा, पैसा और पैसा। ठीक है, जितना भी रेवेन्यू आ जाए, जितना भी आ गया, ठीक है, वो अपने पास रखेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था कौन बना के रखेगा भाई, कानून व्यवस्था बंगाल के नवाब पर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बंगाल, यहां पर सोचने वाली दो तीन बात है जो भी है। ठीक है, सोचने वाली दो बात है। एक बात है कि जब बंगाल पर पूरी तरह से कंट्रोल इनके हाथों में चल गया था, ठीक है, बंगाल पर पूरी तरह से कंट्रोल इनके हाथों में चला गया था, किनके हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में। तो अंग्रेज क्या कर सकते थे कि दीवानी मामले और सूबेदारी मामले दोनों रख सकते थे। हाँ भाई, दीवानी और सूबेदारी मामले दोनों रख सकते थे। उनके पास पूरा जो है सभी चीज हो जाएंगे। उनके पास सैनिक भी है, तो पैसा भी आ जाएगा, सैनिक भी आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, ये हमारी शुरुआती दिन है जहां पर एक किसी स्थान पर एक पूरा कंट्रोल उनके पास था। तो वो देखना चाहते थे
कि यदि मान के चलिए कानून व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, किसी से आक्रमण करता है, कुछ होता है, ठीक है, बंगाल के नवाब के साथ कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार तो दीवानी के पास नहीं चलेगा, ठीक है। बंगाल के नवाब के साथ कुछ होता है, कुछ शासक कुछ कर दिया, इनके साथ कुछ युद्ध होता है, कुछ होता है, तो ब्लेम इनके पास नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसो आराम से ये पैसा छाप सकेंगे। ये बात थी पहली बात, इसलिए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पैसा को सही समझा और पैसे को अपने पास रख लिए और सूबेदार को, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए दे दिए, बंगाल के नवाब को कानून व्यवस्था बनाने के लिए दे दिए। लेकिन ये जो बंगाल में द्वैध शासन है, द्वैध शासन समझ रहे हैं ना, एक तरफ अंग्रेज शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों को पैसा मिल रहा है, एक तरफ जो है नवाब शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो द्वैध शासन यही कहलाएगा, किसी स्थान पर जो है दोहरी शक्ति का शासन होना। सन 1772 में ये द्वैध शासन क्या हो जाती है भाई साहब, समाप्त हो जाती है, इसलिए तो मैं लिखा हूं 1765 से 72, तो 7 साल 5-7 साल ये चलता है ये का, और ये द्वैध शासन क्यों समाप्त कर लेते हैं, याद रखिए द्वैध शासन समाप्त करने के बाद बंगाल जो है दीवानी मामले के साथ साथ जो है ये सूबेदारी मामले, कहने का मतलब पैसे के साथ कानून व्यवस्था भी अपने पास रख लेता है। बाद में इनको रियलाइज होता है, सन 1772 के आसपास इनको रियलाइज होता है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब इस सैनिक को पेमेंट करना है, सैनिक की वेशभूषा होगी, सैनिक का रहन सहन है, खाना पीना है, अगर पूरी व्यवस्था, ठीक है, अगर कानून व्यवस्था पूरी बनाना है तो पैसे की जरूरत होगी। अगर कानून व्यवस्था अगर थोड़ी बहुत ढीली होती है तो हो सकता है कि नौबत यहाँ पर आएगी। देखिए ढीली होगी तो दिक्कत है, ढीली होगी तो दिक्कत है, तो यहाँ दीवानी मामलों में व्यापार करने में, इनको व्यापार करने में दिक्कत होगी, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी कारण से इन्होंने सोचा कि सन 1772 में हम कानून व्यवस्था भी बनाएंगे और पैसा भी अपने पास रखेंगे, वो जाए भाड़ में कुछ भी हो जाए, जब तक कानून व्यवस्था नहीं बनेगा तब तक पैसा अपने पास खूब नहीं आएगा। कानून व्यवस्था कहने के मतलब सेना सुदृढ़ होनी चाहिए, सेना पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए, और सेना कब सुदृढ़ होगी, जब इनके पास अफराद पैसा होंगे, ठीक है, जब क्या होगा, पैसा होगा, तभी तो सेना रख सकते हैं। अरे सेना तो फालतू में नहीं रहेगा भाई, सेना तो फालतू में नहीं रहेगा, उनको भी खाना पीना रहता है, घर चलाना रहता है, वो फालतू में थोड़ी करेंगे, तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। अब पेमेंट कैसे करेंगे जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो तब इनको रियलाइज हुआ, और इसी कारण सन 1772 में तोड़ दिया जाता है ये जो बीडी, कहने का मतलब है बंगाल के द्वैध शासन जो 65 में स्टार्ट होता है, सन 1772 में इसको, ठीक है, चलिए इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये जो बातें जो थी, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, अब जो है पूरा बंगाल जो है अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे भाई, और यहीं तक रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम जो है यहाँ पर देख लिए, और आज चलिए देर सही नहीं भले देर से आए वह दुरुस्त आए, कहते हैं ना, तो आज ले दे के जो है 3-4 क्लास में बंगाल की बातें खत्म हुई हैं, ठीक है। तो अभी जो नए स्टेट की जो बातें हम कर रहे थे 18वीं जो सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, तो एक तो हैदराबाद की बातें हो गई, हैदराबाद हमने प्रथम देखे, ठीक है, हैदराबाद की हम बात हमने जो है कर्नाटक देखे, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हमने बात की थी अवध के बारे में, अवध के बाद हमने बात की थी बंगाल के बारे में, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि मैं क्या करूं, कहने का मतलब है कि बंगाल, बंगाल के बाद बंगाल का जो है बंगाल के गवर्नर की बात करूंगा, कि कुछ और स्टेट बाकी है, जैसे कि मैसूर की मैं पहले बात कर लेता हूं, या मराठा की बात कर लेता हूं, ठीक है, या जो भी अन्य जो है केरल की बात कर लेता हूं, आगे जो भी है, ठीक है, कि मैं पहले 28वीं सदी के पूरे राज्यों की बात कर लेता हूं कि बंगाल के साथ चल रहा है, तो बंगाल के जो है गवर्नर, फिर जो है बंगाल के
जो है फिर उसके बाद भारत की गवर्नर आपको देखने को, भारत के वायसराय देखने को मिलेगा। बंगाल के जनरल जो है गवर्नर जनरल की बात करेंगे, ठीक है। बंगाल की गवर्नर के बाद बंगाल के क्या आएगा भाई साहब, बंगाल के गवर्नर जनरल आएंगे, ठीक है। क्या है सभी चीज हम देखेंगे, गवर्नर जनरल आएंगे, फिर भारत के गवर्नर आएंगे, भारत के गवर्नर आएंगे, और फिर उसके बाद भारत के वायसराय आएंगे। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद जो शक्ति बनती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति बनती है, जो पूरी तरह से भारत में हावी होती है, ठीक है, और बाद में 1857 की क्रांति आती है। ये सारी बातें हम एक साथ करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैसूर, मराठा, केरल, जो भी जो स्टेट बाकी है उसको हम पहले निपटा लेते हैं। उसके बाद बंगाल तो भी पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है बंगाल के गवर्नर, फिर उसके बाद पूरा अंग्रेज ही अंग्रेज चलेगा, ठीक है। पहले 1800 जो है 18 सेंचुरी की जो है बातें कर लेते हैं, फिर पूरा अंग्रेज ही अंग्रेज हम देखेंगे, ठीक है। पूरा 1947 तक आपका देखने को मिलेगा जैसे ये गवर्नर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए जो भी है जैसा भी है, कल की क्लास में आपको पता चल जाएगा क्या टॉपिक आने वाला है, ठीक है। क्या वो बंगाल का गवर्नर से स्टार्ट करेंगे, क्या मराठा मैसूर की बातें करेंगे, नए जो जो नए स्टेट बाकी है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कम्पिटिटर्स। आगे की हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।